नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग NIOS की उच्चतर माध्यमिक कक्षा यानी इंटरमीडिएट का व्यवसाय अध्ययन विषय पढ़ रहे हैं। इस विषय के अंतर्गत हम लोग मॉड्यूल 8 पर हैं, जिसका कि शीर्षक है व्यापार एवं उपभोक्ता संरक्षण। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो व्यापार पर कर रहे हैं। पाठ 22 और पाठ 23 दोनों में हम व्यापार की ही बात करेंगे। उपभोक्ता संरक्षण पाठ 24 में आएगा। तो हम अभी पाठ 22 पर हैं, जिसका कि शीर्षक है आंतरिक व्यापार। तो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, पहले हम 3 पार्ट इस पाठ में देख चुके हैं। उनमें मैंने आपको बताया था कि किसी देश की सीमाओं के अंदर होने वाला व्यापार ही आंतरिक व्यापार कहलाता है, जो एक देश के अंदर ही हो रहा हो। एक बार हम पुनर्कथन कर लेते हैं कि पिछले जो वीडियो था उसमें हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी। हमने पढ़ा था जो बहुसंख्यक दुकानें होती हैं वो किस प्रकार से कार्य करती हैं, क्योंकि हम बात कर रहे थे बड़े पैमाने के फुटकर व्यापार की। उसके बाद हमने डाक आदेश पर के आधार पर जो फुटकर व्यापार किया जाता है उसके बारे में बात की। फिर हमने फ्रेंचाइजी मॉडल देखा, फ्रेंचाइज किस प्रकार से काम करता है। फिर हमने वितरण में आधुनिक परिवर्तनों की बात करी, जिसके अंतर्गत प्रत्यक्ष विपणन की बात हम करेंगे जो हम कर चुके हैं, इंटरनेट विपणन के बारे में जानेंगे और टेली विपणन के बारे में जानेंगे। तो इसमें से प्रत्यक्ष विपणन हम पढ़ चुके हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं, सबसे पहले इंटरनेट विपणन से शुरू करेंगे, फिर टेली विपणन पढ़ेंगे। तो शुरू करने से पहले एक बार आपके साथ मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दे रहा हूं, जिस पर कि आप हमसे मैसेजेस के थ्रू बात कर सकते हैं। और शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच आप मुझे इस पर व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी होती है आप बात कर सकते हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, इस पर भी आप हमको मैसेजेस के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। तो आज हम जो बात करेंगे सबसे पहले वो करेंगे इंटरनेट विपणन के बारे में। इंटरनेट से आप लोग सभी भली भांति अवगत हो गए। इंटरनेट आजकल हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा सा हो गया है। तो कंप्यूटर और इंटरनेट के व्यापक उपयोग के कारण, जो बहुतायत से इसका उपयोग हो रहा है, उसके कारण आज इंटरनेट पर उत्पादकों के अपने वेबसाइट के माध्यम से वस्तुओं का क्रय विक्रय संभव हुआ है। तो बहुत सारे उत्पादक आप देखोगे, जैसे रीबॉक, नाइकी, एडिडास, जी मैं जूतों की बात कर रहा हूँ, सिर्फ फैशन की आप बात करो, ठीक है ना, तो उसमें भी प्यूमा या ली या कोई भी ऐसी बड़ी कंपनी हो, उसकी अपनी वेबसाइट आपको मिल जाएगी। और वहाँ से उसकी वेबसाइट से सिर्फ ना केवल आप चीज़ें देख सकते हो, उसके प्रोडक्ट देख सकते हो, उसके उत्पाद देख सकते हो, बल्कि उनको ख़रीद भी सकते हो। ठीक है, तो इंटरनेट विपणन में आपको पता है इनकी बात तो होती ही है। फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन, ठीक है ना, ये बहुत फेमस इंटरनेट ऐप्स हैं। इनके माध्यम से आप ख़रीदारी करते हो, आप भी करते होगे, मैं भी करता हूँ, ठीक है ना। तो बहुतायत में हम ख़रीदारी इनके माध्यम से करते हैं। तो ये हमारी आम ज़िंदगी में प्रयोग में आने वाले कुछ ऐप हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इंटरनेट विपणन क्या है, तो इंटरनेट विपणन में दुनिया के किसी भी कोने से 24 घंटे सुविधा अनुसार घर बैठे अथवा पास के साइबर कैफ़े से वस्तुओं के क्रय के लिए तुरंत आदेश दिया जा सकता है। तो आप घर बैठे किसी भी समय आदेश दे सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो कोई भी प्रोडक्ट। वेबसाइट पर हम वस्तु की तस्वीर देख सकते हैं, उसके संबंध में पढ़ सकते हैं, तथा कंप्यूटर पर मात्रा माउस द्वारा क्लिक करके आदेश हम दे सकते हैं। ये आप जनरली करते होंगे। क्रेडिट कार्ड या फिर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से हम जो परचेज करते हैं, जो क्रय करते हैं, उसका भुगतान करते हैं। या फिर अब आजकल UPI के माध्यम से भी आप करते हो, या फिर इंटरनेट बैंकिंग के उपयोग से भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि आप उसका पैसा, उसका पेमेंट कर सकते हो। तो इंटरनेट विपणन का क्या फ़ायदा है? इंटरनेट विपणन में हम कहीं भी और किसी भी समय खरीदारी सरलता से कर सकते हैं। साथ साथ विभिन्न उत्पादकों के एक ही उत्पाद के मूल्य की तुलना भी हम कर सकते हैं। जैसे हमको एक मोबाइल ख़रीदना है, ठीक है ना, तो हम सैमसंग, शाओमी या फिर एप्पल, ठीक है ना, इनमें से इनका एक ही स्पेसिफिकेशन वाले अलग अलग जो उत्पादक हैं उनके मोबाइलों का कंपैरिजन हम कर सकते हैं। या अब मैं मोबाइल की बात ना करूं, किसी और चीज़ की भी आप बात कर सकते हो, किसी भी प्रोडक्ट की आप बात कर सकते हो, तो उसके उत्पाद के मूल्यों की तुलना हम कर सकते हैं। फूलों से लेकर खाने का सामान आप समझ रहे होगे, जोमेटो या फिर स्विगी, ये सब चीज़ें आपको खाने का सामान या बना बनाया खाना तक आपके पास ले आते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट से कुछ भी कर सकते हो आप। कपड़े से लेकर कंप्यूटर तक किसी भी देश के अथवा महाद्वीप के दूर बैठे उत्पादक से सभी प्रकार के उत्पादों को आप खरीद सकते हो।
एक कमी इस मॉडल में ये होती है कि उपभोक्ता उत्पाद का केवल प्रतिरूप ही देख सकता है। वो केवल उसका मॉडल को वेबसाइट पर देख सकता है, वो उसको फिज़िकली महसूस नहीं कर सकता है। वास्तविक रूप से उसको ना तो वो देख सकता है, ना छू सकता है और ना उपयोग करके जांच सकता है। एक जो ये ड्रॉबैक है इंटरनेट विपणन का, वो यही है, ठीक है ना, कि आपको एक रियल फील नहीं मिलता है, एक वास्तविक एक महसूस आप उस चीज़ को नहीं कर पाते हो, ठीक है। दूसरा जो तरीका है वो है टेली विपणन। तो टेली विपणन में क्या होता है, कुछ उत्पादक या जो निर्माता होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं जो उपभोक्ता से टेलीफोन पर संपर्क करते हैं और उन्हें उत्पाद और उसके उपयोग के बारे में बताते हैं और उन्हें वस्तु को खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं। तो उनका काम होता है कि वो टेलीफोन करते हैं अलग अलग कस्टमर्स को, उनसे बात करते हैं, उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं और ये उनको ये प्रेरित करते हैं कि वो उनके प्रोडक्ट को ख़रीदें, ठीक है ना। तो इसमें एक उनका उपभोक्ता जो देखता है, एक एग्जीक्यूटिव होता है जो कि आपको फ़ोन करता है और आपको प्रोडक्ट के बारे में बताता है। इस विधि का जो प्रयोग होता है अधिकांशतः क्रेडिट कार्ड बेचने, किताबों और पत्रिकाओं के लिए सदस्यता शुल्क लेने तथा क्लबों के सदस्य लेने के लिए किया जाता है। आजकल आपके पास लेकिन बहुत सारे और चीज़ों के लिए भी आते होंगे, इंश्योरेंस के लिए आता है, बैंक लोन के लिए आपके पास फ़ोन आता है, ऐसे 50 चीज़ों के लिए आपके पास टेली विपणन के माध्यम से कॉल आते होंगे, ठीक है ना, टेली मार्केटिंग जिसको बोलते हैं। उत्पाद विक्रय के लिए विपणन प्रतिनिधि संभावित क्रेता से टेलीफोन पर बात करता है तथा उस पर उत्पाद और उसके उपयोगों के संबंध में जानकारी देता है। अगर वो ग्राहक इंटरेस्टेड होता है, यदि ग्राहक वस्तु का क्रय करना चाहता है तो वह उस वस्तु को कुरियर अथवा डाक से उसको भेज देता है। जो उत्पादक होता है उसको कुरियर या डाक के माध्यम से वस्तु उसके तक पहुँचा देता है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कि बदलते समय में जो फुटकर व्यापार है, जो रिटेल इंडस्ट्री है, जो ट्रेड है रिटेल, वो किस प्रकार से बदला है, ठीक है ना। तो पिछले जो हमने पाठ पढ़े उसमें आपने देखा कि फुटकर व्यापार के विभिन्न स्वरूपों का आप अध्ययन कर चुके हैं, जैसे कि फेरी वाले बहुत बड़े लेवल का जो फुटकर व्यापार होता है वो, स्थानीय साधारण भंडार, डाक आदेश फुटकर व्यापार, इंटरनेट विपणन, फिर टेली विपणन के बारे में बात करी। तो ये जो व्यवसाय का विकास हुआ है वो सदियों में जाके हुआ है, कई सदियां इसको लग गई विकसित होने में। तो फुटकर व्यापार इसका एक गतिशील भाग रहा है जिसमें परिवर्तन के साथ इसने कदम से कदम मिलाया है। तो फुटकर व्यापार जैसे जैसे व्यापार चेंज हुआ वैसे वैसे फुटकर व्यापार भी परिवर्तित होते चला गया। वैसे पिछले जो कुछ समय है उसमें इस क्षेत्र में इतना अधिक और दूरगामी विकास हुआ है कि ये कहा जाता है कि हम न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में फुटकर व्यापार क्रांति देख रहे हैं। तो ऐसे सवाल अक्सर एग्ज़ाम में आ जाते हैं जिसमें कि इस प्रकार की बातें लिखी जाती हैं, फिर आपको उसको जस्टिफाई करना होता है। तो जब आपको उसका जस्टिफिकेशन देना है, उसको समझाना है उसके बारे में, तो आपको जो ये चीज़ें लैंग्वेज आपकी किताब में लिखी हुई है वो चीज़ लिखनी पड़ती है। उसको आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप उसको रट के जाओ, ठीक है ना। आप उसको समझो और उसके बाद आप उसको लिख दो। तो इसमें क्या कह रहा है, बदलते जो समय में फुटकर व्यापार है वो कैसे चेंज हुआ है। अब पूरा ध्यान जो है न केवल फुटकर व्यापार को ग्राहक के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने पर है बल्कि खरीदारी को उसके लिए एक मनोरंजक अनुभव बनाने पर है। आपने देखा होगा कि खरीदारों की सुविधा के लिए उनके बच्चों के लिए खेलने का सामान रखते हैं लोग, प्ले जोन बना देते हैं अलग से एक। तो ये सब क्या है, ये जो नई क्रिएटिविटी आ रही है वो इसलिए है कि आप ग्राहकों को एक मनोरंजक अनुभव दे सकें, ठीक है ना। फुटकर व्यापार के प्रति परिवर्तन का उद्देश्य ग्राहक को अधिक चयन के अवसर, सरल और अच्छी सुविधाएं प्रदान कर लाभ कमाना है, ठीक है ना। मेन मकसद तो लाभ कमाना ही है, लेकिन उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, उसके लिए वो ग्राहक को अधिक से अधिक चयन के अवसर दे रहे हैं, बहुत लार्ज क्वांटिटी में माल रख रहे हैं, अलग अलग वैरायटी का माल रख रहे हैं। तो उसके पास जो ऑप्शंस हैं वो काफ़ी हैं, उसके पास चयन करने के अवसर हैं, उसके पास उनको सरल बना रहे हैं और उसको अच्छी सुविधाएँ उपलब्ध करा रहे हैं और इसके माध्यम से लाभ कमा रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर जो चेंजेस आ रहे हैं फुटकर व्यापार में उसको हम अगर देखें, जिसको कि आपने खुद भी देखा होगा, उसके बारे में अगर बात करें तो उपभोक्ताओं की जीवन शैली में आ रहे परिवर्तनों को ध्यान में रखकर, जिसमें उनकी क्रय शक्ति, खरीदने की क्षमता अधिक तो है लेकिन समय कम है, तो फुटकर विक्रेता अनेकों प्रकार की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं ऐसे लोगों के लिए जिनके पास खरीदने के लिए पैसा तो है लेकिन दुकान पर जाने के लिए समय नहीं है। उनके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस रिटेलर्स देते हैं, जैसे घर पर डिलीवरी, घर पर फ्री डिलीवरी, घर पर मुफ्त सुपुर्दगी, पहले से ही पैक की गई वस्तुएं, ठीक है ना, जैसे दूध है, फलों का रस है, ये सब चीज़ें, बिक्री के बाद की सेवाएं,
एक ही छत के नीचे विभिन्न उत्पादों की खरीदारी की सुविधा, जैसे विभागीय भंडार होते हैं, ठीक है ना, इंटरनेट, ईमेल, डाक, एसएमएस और टेलीफोन के माध्यम से खरीदारी। तो बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे लोगों के लिए हैं जिनके पास समय कम है और उनके पास लेकिन खरीदने की पावर है, पैसा है उनके पास, ठीक है ना। साथ साथ ऐसे बहुत से व्यवसायी हैं जो पहले केवल वस्तुओं के विनिर्माण में लगे थे, जिनका काम केवल वस्तुओं का उत्पादन करना था, वो अब फुटकर व्यापार करने लगे हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लंबवत एकीकरण, यानी कि वर्टिकल इंटीग्रेशन, ठीक है ना। जब आप अभी थोड़ा सा आगे पढ़ोगे बिजनेस के बारे में तो आप समझोगे, ठीक है ना। तो अभी क्या है, वर्टिकल इंटीग्रेशन का क्या मतलब है कि सबसे ऊपर तो उत्पादक है, उसके नीचे आपको पता है एक थोक व्यापारी होता है, फिर एक फुटकर व्यापारी होता है, ठीक है ना। तो अगर ये जो उत्पादक है वही इन थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी का काम करने लग जाए तो ये क्या हुआ, लंबवत इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है ना, लंबवत एकीकरण हो गया। इसको बोलते हैं लंबवत एकीकरण, वर्टिकल इंटीग्रेशन। तो वो करने लगे हैं ये, या तो अपने ब्रांड नाम से या स्वयं के शोरूम या फिर दुकानें खोल रहे हैं, या फिर वर्तमान फुटकर विक्रेताओं के साथ गठबंधन करके सीधे प्रत्यक्ष विक्रय के लिए विक्रय एजेंट को नियुक्ति कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया ना, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो निर्माता हैं वो भी वितरण के काम में लग गए हैं, विपणन के काम में लग गए हैं, ठीक है ना। वो अपने माल को खुद बेच रहे हैं, ग्राहकों तक सीधे पहुंचा रहे हैं, या तो बीच में लोगों से कोलैबोरेशन कर ले रहे हैं या फिर अपने एजेंट नियुक्त कर दे रहे हैं, ठीक है ना। कुछ ना कुछ मतलब ऐसा चेंज वो अपने व्यापार में ला रहे हैं, ठीक है ना। तो ये भी फुटकर व्यापारी का एक परिवर्तन है। उपभोक्ताओं को वस्तुओं के क्रय के लिए प्रोत्साहित करने के लिए फुटकर विक्रेता उत्पादों के वित्त प्रबंध के लिए, मतलब जो अगर मान लीजिए ऐसे कुछ उत्पाद हैं जिनको कि काफ़ी मोटी रकम दे के आप खरीदते हैं, तो उनके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए वो क्या करते हैं, आकर्षक योजनाओं का प्रस्ताव रखते हैं। विशेष रूप से उपभोक्ता स्थायी वस्तुओं के लिए, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न, एयर कंडीशनर, ऐसी जो वस्तुएं हैं उपभोक्ता स्थायी वस्तुएं जिनको बोलते हैं, ठीक है ना। तो उनके लिए फुटकर व्यापारी द्वारा उत्पादों के वित्त प्रबंध पर बहुत ही नीची दर से ब्याज लिया जाता है, मतलब वो उनको ईएमआई पे माल उपलब्ध करा देते हैं और उस ईएमआई पर बहुत कम ब्याज लेते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि 0% पर भी आपको ईएमआई मिल जाती है प्रोडक्ट के लिए। तो ये क्या है, ये फुटकर व्यापार का ही एक तरीका है, नवीन तरीका है, ठीक है ना। नया जो चेंज हुआ है वो है, जिसमें कि आप रिटेलर होने के साथ साथ वित्त प्रबंध का काम भी कर रहे हो, उपभोक्ताओं के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम भी कर रहे हो। तो सुविधा एवं सरल पहुंच के साथ उपभोक्ताओं के लिए कुछ भिन्न हो, इसके लिए फुटकर व्यापार में स्वचालित विक्रय मशीनें भी सम्मिलित की गई हैं। स्वचालित विक्रय मशीनों को इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें आप एक मशीन होती है, उसमें आप सिक्का डालिए, ठीक है ना, या कॉइन डालिए, नोट डालिए, जो भी डालेंगे आप उसके हिसाब से आप जिस प्रोडक्ट का नंबर यहाँ दबाएंगे वो प्रोडक्ट आपको निकल के यहाँ से बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। वो प्रोडक्ट आप ले सकते हैं, ठीक है ना। आपको सेलेक्ट करना है कि आपको क्या लेना है, इनमें से कौन सी कोल्ड ड्रिंक आपको लेनी है, वही आपको मिल जाएगी। इन मशीनों के माध्यम से उपभोक्ता आवश्यक मूल्य के सिक्के मशीन में डालकर और बटन दबाकर समाचार पत्र, पत्रिकाएं, चॉकलेट, गर्म निरोधक, शीत पेय के डिब्बे जैसे कोल्ड ड्रिंक के जो बॉक्सेस हैं, ये सारी वस्तुएं खरीद सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, ये भी एक बदलते समय का फुटकर व्यापार है। शहरी क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल फुटकर व्यापार में क्रांति का एक और परिणाम है। तो आपने अपने आसपास में बहुत सारे मॉल देखे होंगे, वो भी क्या है, वो भी फुटकर व्यापार की क्रांति का प्रतीक है। ऐसे मॉल होते हैं जिसमें बहुत सारा जो 2, 3, 4, 5 मंजिला होता है और जिसमें बहुत बड़े एरिया में एक ही भवन के नीचे बहुत सारी दुकानें आपको मिल जाती हैं। ये विशाल खरीदारी के केंद्र होते हैं जो एक ही भवन में स्थित होते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे आपको बहुत सारा मटेरियल माल खरीदने को एक ही छत के नीचे मिल जाता है। इनमें बहुत सी दुकानें होती हैं जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की बिक्री करती हैं। तो ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जो कि ये जो मॉल है यहाँ पर बिक्री होती है। आप जाते होगे, देखते होगे शूज़ की भी दुकानें होती हैं, कपड़ों की दुकानें होती हैं, खिलौनों की दुकानें होती हैं। आप जनरल जो सामान यूज़ करते हो घर में उसकी दुकानें होती हैं। मतलब जो चीज़ आपको ज़रूरत पड़ सकती है उन सारी दुकानें वहाँ पर मौजूद होती हैं, ठीक है ना। हाल ही के वर्षों में जो एक और परिवर्तन आया है वह है किसी एक वस्तु के फुटकर विक्रय के लिए बहुसंख्यक माध्यमों का उपयोग, अर्थात उत्पादों की डाक आदेश द्वारा और विभागीय भंडारों के द्वारा या फिर घुमंतू फुटकर विक्रेताओं द्वारा, सामान्य दुकानों द्वारा तथा इंटरनेट के माध्यम से एक साथ बेचा जाना।
तो निर्माता भी क्या कर रहे हैं, वो बहुत सारे चैनल का उपयोग करते हैं। वो उसको डाक के माध्यम से भी बेच रहे हैं, वो भागी भंडारों में भी अपना माल पहुंचा रहे हैं बिक्री के लिए। अपने उन्होंने एजेंट भी छोड़ रखे हैं जो घर घर घूम कर बेच रहे हैं माल को, या फिर जो जनरल मर्चेंट वाली दुकानें हैं वहाँ पर भी सामान रख रहे हैं। और साथ साथ अपनी वेबसाइट बना रखी है, वहाँ पर भी वो इंटरनेट के माध्यम से बेच रहे हैं। जैसे एक विज्ञापन, एक एग्जाम्पल हम लें अगर रीबॉक का, तो रीबॉक की अपनी वेबसाइट भी है जहाँ से कि आप माल खरीद सकते हो, जहाँ से उसके शूज़, उसके अपैरल्स खरीद सकते हो, कपड़े खरीद सकते हो। ऐसे ही आपको शोरूम भी मिल जाएंगे रीबॉक के, ठीक है ना। तो ये बहुत सारे माध्यमों का उपयोग कर रहे हैं विनिर्माता, ताकि अपने माल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें और उसके हिसाब से ही लाभ कमा सकें। तो ऐसे ही सुपर बाज़ार और विभागीय भंडार मिलकर एक बनाते हैं एक हाइपर मार्केट, वो भी आ रहे हैं। ये एक प्रकार की बड़े पैमाने पर फुटकर विक्रय की सुविधा होती है, जिसमें एक ही छत के नीचे अनेकों प्रकार की वस्तुओं की बिक्री की जाती है, ठीक है ना। तो हाइपर मार्ट का कॉन्सेप्ट भी आ गया है, यहाँ पे एक ही छत के नीचे बहुत सारे माल आपको खरीद सकते हो। तो हाइपर मार्केट से कोई भी उपभोक्ता अपनी साप्ताहिक अथवा मासिक आवश्यकता की वस्तुओं का क्रय कर सकता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो देश के भीतर जो आंतरिक व्यापार होता है उसके कई स्वरूप हो सकते हैं, जो उपभोक्ताओं की आवश्यकता और मांग पर निर्भर करते हैं। फुटकर व्यापार के वर्तमान स्वरूपों में नई विशेषताएं, जो नए जो क्वालिटीज़ हैं अथवा नए स्वरूप समय के साथ साथ, और उपभोक्ता की बदलती रुचि, जो उसके इंटरेस्ट चेंज हो रहे हैं उपभोक्ता के दिन पर दिन या पसंद के साथ बदलते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये एक तरह से अगर आप देखोगे तो व्यापार क्या करता है, व्यापार अपने आप को परिवर्तित करता है। परिवर्तित किसके आधार पर करता है, ग्राहक के आधार पर करता है। क्योंकि सारे का सारा जो आज का व्यापार है, चाहे वो फुटकर व्यापार हो, थोक व्यापार हो, वो सबका सब किसको केंद्रित रखकर हो रहा है, उपभोक्ता को केंद्रित रखकर। उपभोक्ता किंग है, उपभोक्ता राजा है, ठीक है ना। सब कुछ आपको उपभोक्ता के हिसाब से करना होता है। एक अगला जो पॉइंट आया है वो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य एवं उद्योग संघ। तो क्या होता है, ये जो व्यापारी लोग होते हैं इनकी अपनी एक यूनियन टाइप की होती है। जो सारे व्यापारी होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो वो एक बना लेते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री या वाणिज्य एवं उद्योग संघ, इसको आप बोलते हैं। जैसे जो वर्कर्स होते हैं उनकी यूनियन होती है, वैसे ही ये शॉपकीपर्स की, दुकानदारों की, व्यापारियों की यूनियन होती है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, बेसिकली ये व्यावसायिक लोगों का जो एक स्वयंसेवी संगठन होता है। स्वयंसेवी का मतलब होता है अपनी सहायता खुद करने वाला, जिसको कहीं से कोई फंडिंग नहीं है, कहीं से कोई मदद नहीं है, कि सब लोग मिलके अपना एक संघ बना लेते हैं ताकि एक दूसरे की हेल्प कर पाएँ। क्षेत्र या देश विशेष में विनिर्माता, व्यापारी तथा अन्य व्यवसाय से जुड़े लोग इस संगठन के सदस्य हो सकते हैं। इसमें विनिर्माता, मैन्युफैक्चरर भी हो सकते हैं, व्यापारी भी हो सकते हैं, और व्यवसाय से जुड़े अन्य लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इस संगठन का गठन इसके सदस्यों के सामान्य व्यावसायिक हितों के प्रवर्तन के लिए किया जाता है। अपने जो उनके हित हैं, अपने इंटरेस्ट हैं, उनको प्रमोट करने के लिए इसका यूज़ वो करते हैं। अब हित आप कहोगे किस प्रकार के हो सकते हैं, हो सकता है उनको किसी टैक्स से कोई प्रॉब्लम हो, उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाएं। हो सकता है उनकी दुकानों के आगे कुछ एक विशेष कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, उसके लिए वो कर सकते हैं। किसी चीज़ का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हों, ठीक है ना, उसके लिए कर सकते हो। कहीं किसी व्यापारी का उत्पीड़न हो रहा हो, कोई इसको परेशान कर रहा हो, उसके लिए उपयोग कर सकते हैं। तो एक मंच है, एक संगठन है जिसका कि उपयोग वो अपने व्यावसायिक हितों के प्रमोशन के लिए, प्रवर्तन के लिए करते हैं। फिर वाणिज्यिक संघ जो होते हैं क्षेत्र विशेष या देश में वाणिज्य एवं उद्योग को बढ़ावा देते हैं, और ये एक गैर लाभ संगठन होते हैं, ठीक है ना। ये कैसे संगठन होते हैं, गैर लाभ, नॉन प्रॉफिट्स ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। इनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि अपने सदस्यों की मदद करना होता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो जो वाणिज्य संघ होते हैं, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होते हैं, उनका काम क्या होता है, उनके कुछ काम हैं। जैसे वो जो उनके सदस्य हैं उनके लिए शिक्षण और प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाते हैं, ताकि वो लोग अपने हकों के बारे में, अपने अधिकारों के बारे में जान सकें। व्यापार वृद्धि के लिए, व्यापार को कैसे बढ़ाना है, उसके लिए प्रदर्शनी, एग्जीबिशन या ट्रेड फेयर्स, इनका वो आयोजन करते हैं, ठीक है ना। फिर व्यवसाय एवं अर्थव्यवस्था के संबंध में अनुसंधान करते हैं कि भाई अब क्या होने वाला है अर्थव्यवस्था में, तो हमें किस प्रकार से अपने व्यवसाय में क्या परिवर्तन लाना चाहिए, ऐसी चीज़ों के बारे में खोज करते हैं। औद्योगिक विकास के संबंध में सरकार की सहायता करना, ये भी उनका एक काम होता है, ठीक है। और
विज्ञापन एवं प्रचार करना, ये भी उनका एक काम होता है। सदस्यों के व्यापार चिन्हों, पेटेंट्स और अन्य दावों का संरक्षण प्रदान करना। अगर किसी सदस्य के किसी व्यापार चिन्ह के, पेटेंट के या किसी में भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कोई उसका दूसरा गलत यूज़ कर रहा है, तो उसके लिए भी व्यापार संघ आगे आते हैं, उसकी मदद करते हैं। सदस्यों का सरकार के सामने प्रतिनिधित्व करना, सदस्यों की समस्याओं को सरकार के सामने उठाना, ये भी व्यापार वाणिज्य संघों का, व्यापार संघों का काम होता है। सदस्यों के प्रवक्ता के रूप में कार्य करना तथा व्यवसाय के संबंध में अपने विचार प्रकट करना, ये भी वाणिज्य संघ का एक काम है। अब हम आएंगे अपने अंतिम टॉपिक पर, जो कि है आंतरिक व्यापार में प्रयुक्त दस्तावेज। तो जो इंटरनल ट्रेड होता है उसमें कौन कौन से प्रकार के दस्तावेज यूज़ में लाए जाते हैं। तो कौन कौन से लाए जाते हैं? काल्पनिक बीजक होता है जिसको परफॉर्मा इनवॉइस बोलते हैं। बीजक होता है जिसको इनवॉइस बोलते हैं। नाम पत्र होता है जिसको डेबिट नोट बोलते हैं इंग्लिश में। जमा पत्र होता है यानी कि डिपॉजिट नोट जिसको बोलते हैं या क्रेडिट नोट बोलते हैं। लारी प्राप्ति रसीद, ठीक है ना, ये भी एक रसीद है, ठीक है ना। क्या होते हैं ये पांचों चीज़ें, वो हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें अगर परफॉर्मा इनवॉइस यानी कि काल्पनिक बीजक की, तो ये जो दस्तावेज होता है वो वास्तविक विक्रय से पूर्व भेजा जाता है। मतलब जब आप माल किसी को बेच रहे हैं, जब आपने उसके साथ सौदा कर लिया, तो आप जो बेच रहे हैं माल, उससे पहले आप उसको परफॉर्मा इनवॉइस जारी करते हैं, ठीक है ना। ये माल को बेचने से पहले की क्रिया है। ये जो क्रेता है उसको जिन वस्तुओं का क्रय वो कर रहा है उनके भुगतान की राशि के संबंध में बताता है कि ये जो आपने क्रय करना आप चाह रहे हैं उसका ये पेमेंट होगा, ठीक है ना। ऐसे ऐसा आप उसका इतना उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना, उसकी राशि बताएगा। तो ये किन परिस्थितियों में भेजा जाता है? उसके लिए जब आपको माल प्रेषण के आधार पर भेजना है, खाली आपको वहाँ से कम्युनिकेशन आई और आप उसके आधार पर माल भेजना चाह रहे हो, तो सबसे पहले आप कंफर्म करने के लिए एक आप परफॉर्मा इनवॉइस भेजोगे। उस पर जब कंफर्मेशन मिल जाएगी तो आप माल उसको भेजोगे, ठीक है। जब माल का निर्यात किया जाता है, जैसे आपको निर्यात का मतलब समझते होगे आप, जब माल आपको विदेश में भेजना हो तब भी आप परफॉर्मा इनवॉइस पहले जारी करते हो। जब उसका कंफर्मेशन आता है उसके बाद ही आप माल को विदेश रवाना करते हो, ठीक है ना। फिर ऐसे ही जब आपूर्तिकर्ता भुगतान माल के लदान से पूर्व चाहता है, तो अगर आप एक ऐसे सप्लायर हो, ऐसे प्रोड्यूसर हो जिसको कि माल का एडवांस पेमेंट चाहिए और आप चाहते हो कि माल आप ट्रकों में ला दो, उससे पहले पैसा वो दे दे, तब भी आपको काल्पनिक बीजक भेजना पड़ता है। उसके बेस पर वो हो सकता है उसका 20%, 50% जो भी आपका एडवांस तय हो उतना भुगतान वो कर देगा जो क्रेता होगा, ठीक है ना। जो भी आपकी कंडीशंस होंगी उसके हिसाब से पेमेंट उसको करना पड़ेगा आपके परफॉर्मा इनवॉइस के बेस पर। अगली बात आती है बीजक की, जिसको इनवॉइस बोलते हैं। तो इनवॉइस क्या होता है? ये दस्तावेज तब दिया जाता है जब विक्रेता द्वारा क्रेता को माल की आपूर्ति हो जाती है, ठीक है ना। तो जब सेलर बायर को माल दे देता है, डिलीवर कर देता है, उसके पश्चात ये बीजक उसको जारी किया जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार का एक बिल होता है, ये इसको बिल भी बोलते हैं, इनवॉइस बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ऊपर कंपनी का नाम लिखा रहता है, यहाँ जिसको बिल हम दे रहे हैं उसका नाम लिखा रहता है, यहाँ तारीख वगैरह होती है, इनवॉइस नंबर होता है, पेमेंट का मोड क्या है, आप कैश लेंगे कि क्रेडिट कार्ड से लेंगे, कैसे लेंगे या चेक से लेंगे, वो सब लिखा होता है। साथ साथ फिर यहाँ ये प्रोडक्ट का नाम लिखा होता है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी लिखी होती है, ठीक है ना। तो इसमें विवरण होता है, मात्रा होती है, विक्रय की दर होती है, क्या रेट क्या है, यूनिट का रेट क्या है, भुगतान की शर्तें, यहाँ नीचे शर्तें लिखी होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं जिस पर कि माल को भेजा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें बिल में सम्मिलित होती हैं। अब जो है हम बीजक देते हैं, इसके काम क्या है, बीजक का क्या काम है? यदि क्रेता के आदेश और आपूर्ति की गई वस्तुओं में यदि कोई गलती होती है तो उसकी पहचान जो क्रेता है वो कर सके। कुछ अगर गलत है, बिल में ज़्यादा लिखा हुआ है और मिला उसको कम है, ये लेन देनों के अभिलेखन का आधार है, इससे रिकॉर्ड रखते हैं आप। ये क्रेता को माल के लदान की सूचना देता है, उसको बताता है कि माल लोड हो चुका है। विक्रेता को क्रेता से कितनी राशि वसूल की जानी है इसका ज्ञान विक्रेता को हो जाता है और क्रेता को ये पता चल जाता है कि उसको कितना पैसा देना है। अगली बात आती है नाम पत्र की। तो जो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट है वो ये वहाँ यूज़ होता है, डेबिट नोट, जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर कि आप गलती से कुछ पैसा लेना भूल गए या आपने उसको माल ज़्यादा सप्लाई कर दिया, कुछ कंडीशंस होती हैं, उस पर क्रेता भी ये डेबिट नोट जारी कर सकता है और जो विक्रेता है वो भी कर सकता है, दोनों पक्ष कर सकते हैं। ये किसी एक पक्ष
के द्वारा बनाया जाने वाला विलेख है जिसमें वो दूसरे पक्ष को सूचित करता है। ये जो पहला पक्ष है वो विक्रेता या क्रेता हो सकता है, ऐसे ही दूसरा पक्ष भी विक्रेता या क्रेता कोई भी हो सकता है। तो कोई भी किसी को सूचित कर सकता है कि प्राप्तकर्ता के खाते में निश्चित राशि से निश्चित कारणों से नाम में लिख दिया गया है, कुछ पैसा उसके नाम पर लिख दिया गया है। वो कौन कौन किस किस कारण से भेजता है वो भी बात करते हैं। तो विक्रेता क्रेता को किन कंडीशंस में भेजता है? जब बीजक में जब माल का मूल्य कम लगाया गया हो, गलती से आपने इनवॉइस बनाई, उसमें माल का पेमेंट आपने कम कर दिया, आपका 100 रुपये का एक आइटम था, आपने गलती से उसमें 50 रुपये का एक आइटम कह दिया, ठीक है ना। तो जो पैसा आपने उसको कम चार्ज किया है वो आप उसके डेबिट नोट में डाल दोगे, ठीक है। ऐसे ही जब कुछ वस्तुओं को गलती से बीजक में सम्मिलित नहीं किया गया हो, ऐसी कुछ वस्तुएं हो सकता है छूट जाएं, आपने सारी वस्तुएं उसको 5 वस्तुएं सप्लाई करी और आपने बिल बनाया केवल 4 का, ठीक है ना, तब आप डेबिट नोट डाल सकते हो। तो आप क्रेता के नाम पर कुछ पैसा चढ़ा सकते हो, अगली बार जब कुछ होगा तो उसमें वो एडजस्ट हो जाएंगी चीज़ें। तो जब बीजक में वर्णित वस्तुओं से अधिक आपने भेज दी हो, आपने बीजक में कुछ लिखा, वस्तुएं लिखी और उससे अधिक वस्तुएं उसको भेज दी क्रेता को, तब भी आप डेबिट नोट का उपयोग कर सकते हो। और क्रेता कब कर सकता है विक्रेता के लिए? जब वस्तुओं को क्रेता द्वारा लौटाया गया, कुछ वस्तुएं ज़्यादा आ गई, उसको क्रेता ने वापस कर दिया, शायद उसको ज़रूरत ना रही हो, तथा विक्रेता उसके लिए उसको छूट देने के लिए तैयार हो, उसको एक्सेप्ट करने को तैयार हो। जब विक्रेता से कुछ वस्तुएं जो बीजक में सम्मिलित हैं भेजने से रह गई हों, ऐसा हो सकता है कि क्रेता ने कुछ ज़्यादा सामान मंगाया, विक्रेता ने उसको कम भेज दिया, ठीक है ना, बिल लेकिन ज़्यादा का भेज दिया, तो वो उसके नाम पर डेबिट नोट बना देगा। जब बीजक के मूल्य बढ़ाकर लगा दिए गए हों, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो उनका सौदा तय हुआ हो, विक्रेता ने उससे ज़्यादा रेट चार्ज कर दिया हो क्रेता से, ठीक है ना, तब उस आधार पर भी क्रेता विक्रेता के नाम पर नामपत्र भेज सकता है, ठीक है। आता है अगला जमा पत्र, क्रेडिट नोट। ये बिल्कुल डेबिट नोट से उल्टा है। इसमें क्या है? इसमें आप उसके नाम पर पैसा अपने यहाँ जमा कर रहे हैं, ठीक है ना, वहाँ नाम पे चढ़ा रहे थे, यहाँ जमा कर रहे हैं, ये अंतर है। ये एक पक्ष, उसमें भी क्रेता या विक्रेता कोई भी हो सकता है, द्वारा दूसरे पक्ष को भेजा गया प्रपत्र है जिसमें प्राप्तकर्ता को सूचित किया जाता है कि उसके खाते के जमा में इसमें लिखित राशि उसमें वर्णित कारण से लिख दी गई है, ठीक है ना, जमा राशि लिख दी गई है। तो एक विक्रेता क्रेता को निम्न मामलों में जमा पत्र भेज सकता है। कौन कौन से? जब क्रेता ने माल वापस किया हो, ठीक है ना। तो अगर माल वापस किया तो विक्रेता क्या करेगा? क्रेता के नाम पर क्रेडिट नोट डाल देगा, तो जितना वापस किया उसका जो वैल्यू होगी वो उसके क्रेडिट में चढ़ा देगा। जब कुछ माल क्षतिग्रस्त हो गया हो, अब विक्रेता ने माल भेजा लेकिन वो माल टूट फूट गया, और वो हो सकता है जो टूट फूट हो विक्रेता को देनी हो, ठीक है ना, और क्रेता ने उसे कम मूल्य पर स्वीकार कर लिया। टूट फूट तो हो गई, लेकिन क्रेता ने कहा ठीक है आपने माल हमारे यहाँ तक पहुँचा दिया, मैं इसको स्वीकार कर ले रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन इस पर आप मुझे कुछ डिस्काउंट दोगे। तो जो डिस्काउंट की वैल्यू है वो क्रेडिट नोट में आ जाएगी। जब बीजक में लिखी वस्तुओं से कम वस्तुएं आप भेज रहे हो, ठीक है ना, आपने बीजक में ज़्यादा वस्तुएं लिख दी हैं लेकिन आपके पास माल कम उपलब्ध था, आपने भेज दिया, आपने क्रेता के नाम पर एक क्रेडिट नोट लिख दिया कि भाई इतना पैसा मैंने आपके उसमें खाते में जमा कर लिया है अपने पास। ऐसे ही जो क्रेता है वो विक्रेता को जमा पत्र किन परिस्थितियों में भेज सकता है? जब विक्रेता ने गलती से बीजक में दर्शाए गए माल से अधिक माल भेज दिया हो, ठीक है ना, ये समझ रहे होगे आप, यहाँ उल्टा हो रहा है। यदि बीजक की गलती से कोई वस्तु का मूल्य नहीं लगाया गया हो, आपने माल तो भेज दिया लेकिन बीजक में उस वस्तु की एंट्री करना आपकी रह गई, तो आप क्रेता हो, आपने खरीदा है माल, आपने देखा कि आपके पास जो माल आया है वो जो माल बीजक में लिखा हुआ है उससे ज़्यादा है। आपने मंगाए थे 2 आइटम, आ गए हैं आपके पास 3 आइटम, तो अब तीसरे आइटम का जो मूल्य है, जो पैसा है, वो आप विक्रेता के नाम पर जमा पत्र बना दोगे, ठीक है ना, जमा पत्र भेज दोगे। अब आता है अंतिम जो टॉपिक है वो है लारी प्राप्ति रसीद, जिसको लैरी रिसिप्ट बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है? जब माल को आप किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी द्वारा भेजते हैं तो ट्रांसपोर्ट कंपनी लारी रसीद जारी करती है जिसमें मुख्य वस्तु निम्न प्रकार से होती है। उस रिसिप्ट में क्या क्या चीज़ें लिखी होती हैं? जो ट्रांसपोर्ट कंपनी होती है जो आपके माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रही है, वो जो रिसिप्ट जारी करती है, लारी रिसिप्ट जिसे बोलते हैं, लारी रसीद बोलते हैं, उसमें क्या चीज़ें होती हैं? ट्रांसपोर्टर का नाम होता है, पता और फ़ोन नंबर होता है। ऐसे ही जो भेजने वाला है, जो विक्रेता है, जो उत्पादक है, उसका नाम होता है, पता होता है और फ़ोन नंबर होता है। ऐसे ही जिस व्यक्ति को माल की सुपुर्दगी देनी है, जिसे डिलीवरी देनी है, उसका नाम, पता और फ़ोन नंबर होता है, ठीक है ना। तो ये होती है लारी प्राप्ति रसीद।
इस प्रकार से हम लोगों ने आंतरिक व्यापार जो चैप्टर है पूरा कर लिया। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो, जो कि आपको मुझे लगता है ऐसा होता नहीं, सब कुछ आप समझ जाते हो, क्योंकि मुझे आज तक कभी ऐसा कोई मैसेज नहीं मिला जिसमें किसी ने लिखा हो कि हाँ भाई मेरे को ये समझ में नहीं आया टॉपिक, आप मुझे दोबारा से बता दीजिए। कोई भी टॉपिक इनमें से जो हमने पढ़ा, लेकिन आप लोग नहीं बोलते हो, कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास फिर भी ऑप्शन है। अगर आप चाहो तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर हमारे को 6 बजे से 7 बजे के बीच शाम को फ़ोन भी कर सकते हो और साथ साथ मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है ना, संदेश भी भेज सकते हो अपने। आप फ्री हो, हम लोग आपको कभी भी अगर आप भेजोगे तो आपको बताएंगे चीज़। ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, इस पर भी आप मैसेज कर सकते हो, उसके माध्यम से कुछ पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों से फिर एक बार अनुरोध रहेगा कि आप लोग अपने जानने वाले ऐसे लोग जो किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों, उनके साथ हमारे वीडियोस को और हमारे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना प्यार इस तरीके से हमको देते रहिए। थैंक यू।